जी सर। तो आपको हम मानव जनन के विषय में बताएंगे। जनन हमारे शरीर में जिस तरह से सारी जैविक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है, उसी तरह से जनन का भी होना आवश्यक है। जिस तरह जैविक क्रियाएं हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, गतिमान बनाती हैं, चलायमान बनाती हैं, वृद्धि करती हैं, पोषण, श्वसन, विसर्जन, यही सभी हमारी जैविक क्रियाएं हैं। उसी तरह से व्यक्ति को अपने पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ऐसा हमने आपको पिछले पाठ पुष्टि पाठों में जनन में भी बताया था, क्योंकि जनन तो सब में होता है, लेकिन जनन के द्वारा व्यक्ति अपने पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। अर्थात अगर एक व्यक्ति की एक पीढ़ी चली जाती है तो उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी उसके वंश के रूप में वहां मौजूद रहती है और वह अपने वंश की परंपरा को बनाए रखती है, जिसे हम जनन कहते हैं। जनन प्रक्रिया में हमने आपको बताया था कि जनन मुख्यतः दो रूपों में होता है। पौधों में हमने अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ लिया है, अब हमें लैंगिक जनन को पढ़ना है। लैंगिक जनन प्रायः सभी जरायुजों का मुख्य लक्षण है। जरायुज क्या होते हैं? जरायुज, जरा माने, जरायुज का अर्थ क्या होता है? बच्चे देने वाले प्राणी। ऐसे प्राणी जो अंडे न देकर के बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे के जन्म के साथ उनकी माताओं के स्तन से, दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव होने लगता है, जिससे वो जो शिशु जन्म लेता है वो अपने माँ के दूध को आहार के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात इसमें जो भी पीढ़ियां होती हैं वो शिशु के रूप में जन्म लेती हैं, ना कि अंडे के रूप में। पक्षियों में आपने पढ़ा पक्षियां अंडे देते हैं, या प्रारंभिक जीवों में आपने पढ़ा उनको उनमें खंडन की विधि होती है, मुकुलन की विधि होती है, बर्डिंग की विधि होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें बच्चे की, जैसे आप मनुष्य की अगर हम बात करें, इसमें मानव जनन पढ़ रहे हैं, तो मानव जनन में जनन के बाद 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 12 दिन, 9 महीने 8 दिन, 5 दिन, लेकिन 9 महीने पूर्णतः वह शिशु अपने समय को लेता है। सुनने में कभी कभी ऐसा कभी भी आता है कि कभी कभी बच्चे 7वें महीने में भी पैदा हो जाते हैं, 8वें महीने में भी हो जाते हैं, 9वें महीने में होते हैं, जिसको 7वां 8वां या 9वें महीने में पैदा होते कहा जाता है। वो बच्चे की विषम परिस्थिति है, क्योंकि बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट जो होना है, जो उसका विकास होना है, वो विकास की प्रक्रिया 5वें महीने तक लगभग अंगों की हो जाती है। 6ठे महीने में संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। सिर्फ उसका वृद्धि करना, विकास करना और मजबूत होना बाकी रहता है, बाकी वो 6ठे महीने तक कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अगर किसी बच्चे का जन्म 7वें महीने में होता है तो उसको सिर्फ श्वसन की दिक्कत होती है, जिसके लिए बच्चों को ऑक्सीजन में रखा जाता है लंबे समय तक। इसके बाद जब उनकी ऑक्सीजन की श्वसन की प्रणाली सही हो जाती है तो बच्चे ऑलरेडी नॉर्मल हो जाते हैं। 8वें 9वें महीने उसका वेट मैनेजमेंट होता है, बच्चे का बॉडी का वजन बढ़ता है, विस्तार होता है और बच्चा बातों को परखने का प्रयास करता है। आपके बच्चे आपकी बातों को आंकते हैं। ये उसका 8वां या 9वें महीने में ऐसा होता है। 9वें महीने में बच्चे का जन्म होता है शिशु के रूप। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा फिर द्वितीय बीज में शुरू हो जाती है। तो ये जनन के परिणाम की बात है। अब हम बात करें जनन के अंतर्गत, तो जनन में प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग 2 रूप में होते हैं। प्राथमिक जनन अंग माने जिसको मुख्य जनन अंग भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला वो होता है अंडकोश, जिसे हम कहते हैं वृषण। वृषण माने अंडकोश। हमारे शिशन के नीचे एक थैली में पाउच के रूप में बंद 2 गोलियों के रूप में, जिसको हम अंडकोश कहते हैं, होता है। उसमें अगर हम उसको ऐसे काट दें, टेस्टिस को अगर हम काट दें तो काटने के बाद जैसे मधुमक्खी में छत्ता होता है, उसी तरह से इसमें छोटी छोटी अनेकों कोठरियां होती हैं। उन कोठरियों में क्या भरा होता है? शुक्राणु भरा होता है, और वो शुक्राणु शुक्रवाहिनियों के माध्यम से शुक्राशय में पहुंचता है। शुक्राशय से जनन के दौरान शुक्रवाहिनियां उसको कहां पहुंचाती हैं? शिशन मार्ग से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो कोठरियां होती हैं उनमें ये जो है इकट्ठा होता रहता है। और ठीक उसी तरह से जैसे शहद छत्ते की हर कोठरियों में इकट्ठा होता है, लेकिन शहद को जब हम निकालने का प्रयास करते हैं तो सारा शहद मिलकर के एक हो जाता है और वो एक शहद होकर के एक रूप में गिरने का प्रयास करता है और हम उसको एकत्रित करके एक साथ निकाल लेते हैं। उसी तरह से ये भी इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मुख्य अंग क्या है? वृषण। वृषण माने अंडकोश, जो हमारे, जैसा कि आप जान भी रहे हैं, जो हमारी शिशन क्या कहते हैं, हमारा जो मुख्य जनन अंग है,
मूत्र जनन वाहिनी जिसको बोलते हैं, वो हमारा सेशन होता है, पेनिस होता है जिसको लिंग बोलते हैं, उसके नीचे थैलियों में लटकता हुआ हमारा अंडकोश होता है जिसको अंडाशय यानी वृषण बोलते हैं। वृषण दो होते हैं और दोनों में जुड़ी हुई हमारी शुक्रवाहिनियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो शुक्राशय में, वहां से शुक्राणु को शुक्राशय में ले आते हैं। शुक्राशय में शुक्राणु का एकत्रीकरण होता रहता है और जनन के दौरान यह शुक्राणु मादा के गर्भाशय में पहुंच जाता है। तो ये है। दूसरा, इसकी मुख्य भूमिका क्या है? यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। होता हमारे शरीर के बाहर। पिछले दिन किसी बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था कि ये बताइए सर कि अगर पुरुषों में तो इस तरह से ताप का नियंत्रण होता है, स्त्रियों में कैसे होता है? तो आपने अलग अलग जातियों में देखा होगा, अलग अलग प्रकार से कुत्ते अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकाल के हकर 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 करके हाँफते हैं, लार गिरती है, इससे उनकी गर्मी शांत होती है। तो प्रत्येक जीव में, नर या मादा में, गर्मियों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, अलग अलग प्रकार की विधियां होते हैं, सभी एक माध्यम से नहीं होती। और हम बात करें अगर अपनी, तो स्त्रियों में प्राय आपको पता है कि हर महीने में मासिक धर्म आते हैं। मासिक धर्म के दौरान जो उनकी हीटिंग कैपेसिटी अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। हर महीने ऐसा होता है, 3 से 4 दिन तक रहता है, तो उनकी हीटिंग कैपेसिटी कम होती रहती है और हमारा जो शरीर है वो बंधा रहता है, जिसमें इस तरह से शरीर को नियंत्रित रखने के लिए जो सेशन हमारा है उसके नीचे जो अंडकोश होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा ओस्ट्रेट ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां जो है वो उसमें शुक्राणु का निर्माण करते हैं, शुक्राशय में शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करती हैं ऐसी ग्रंथियां। इसके अलावा आपको बताएं कि जो हमारा, इसके अलावा सहायक अंग क्या है? सहायक अंग क्या है? सहायक अंग जिनकी मुख्य भूमिका सिर्फ सहायता करना है। जैसे सबसे पहले हमारा सहायक अंग आता है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां माने जो शुक्राणु को वहित करके कहां पहुंचाती हैं, उसको शिशन मार्ग में लाते हैं या शुक्राशय में ले आते हैं, वो होती हैं मुख्य। उसके बाद आदिवृषण। आदिवृषण क्या होता है? आदिवृषण हमारे वृषण जो अंडकोश है उसके ऊपर आच्छादित होता है भाग, जिसको आदिवृषण बोलते हैं। यह भी हमारा जनन में प्रेरित करता है। अभी आप देखते होंगे जब हमारा शिशन इरेक्टेड होता है, खड़ा होता है, उसी स्थिति में क्या होता है, एक संकुचन सा, खिंचाव सा आता है और हमारा अंडकोश जो बड़ा सा दिखता है वो सिकुड़ करके छोटा सा हो जाता है। वो उसके खिंचाव के कारण होता है। इसमें आदिवृषण ग्रंथियां होती हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं। इसके अलावा मूत्र मार्ग भी हमारा इसका सहायक मार्ग है। मूत्र मार्ग के अलावा फिर हम शिशन को मानते हैं, ये सभी हमारे सहायक अंग हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सहायक ग्रंथियां क्या करती हैं। सहायक ग्रंथियां, जैसे हम भोजन, कोई अब हमको स्वादिष्ट भोजन दिखता है, खाने लायक, तो हमारे मुंह से लार आने लगती है। लार भी हमारी, लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में, चाहे वो स्त्री का हो पुरुष का हो, दोनों में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्त्रियों में अंडे का और पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथ। जो पुरुष में पाई जाती है उसे प्रोस्टेट ग्रंथ बोलते हैं। काउपर ग्रंथ भी इसके साथ सहायक होती है और ये दोनों ही क्या करती हैं, हमारे शरीर में शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इसके अलावा शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? जहां पर शुक्राणुओं का एकत्रीकरण होता है, जैसे अंडाशय। अंडाशय माने जहां पर अंडे का निर्माण होता है, शुक्राशय माने जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, वो शुक्राशय होता है। इस तरह से ये सभी मिलकर के एक जनन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। जी आप विराम दें।